जिज्ञासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः पवित्रितमुखानराः। रील ऋक् सूत्र की मूल में हमने कुछ पंक्तियां देखी थी। उन पंक्तियों का हम अभी न्यासकार की दृष्टि से व्याख्यान देख रहे हैं। हमारी प्रथम पंक्ति है रील रीते तो वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते ककारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिर्ऋति अकसवर्णे दीर्घ इति अकारेण इको गुणवृद्धि इति इकारेण उगितश्चेति उकारे। यहाँ पर न्यासकार कहते हैं तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिर्ऋति। कथम त्रिभिर्ग्रहणं लभ्यते, ये जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है। काशिकाकार ने कहा है कि 3 वर्णों के द्वारा इस अंत्य इत संज्ञक ककार का ग्रहण होता है ना, अकार इकार और उकार के द्वारा। तो जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है 3 वर्णों के द्वारा इस अंत्य इत संज्ञक ककार का ग्रहण कैसे प्राप्त हो सकता है, और वो अपनी जिज्ञासा को ही आगे और खोल करके बता रहा है विस्तार करके। यदि समुदायानुबंधः अवयवानुबंधो न अथ च अवयवानुबंधः न तदा समुदायानुबंधः इति एकेनैव ग्रहणं स्यात्। ये जिज्ञासु यहाँ कहना चाहता है कि यदि हमने समुदाय के साथ अनुबंध लगाया है, ये जो क अनुबंध है ना, यदि पूरे समुदाय के साथ लगाया है, अ ई उ रील री, इस पूरे समुदाय के साथ लगा दिया है, तो समुदाय का जो एक अवयव है रील री, इसके साथ नहीं होगा क अनुबंध। अथ च अवयवानुबंध, और अगर इसको हमने अवयव का अनुबंध माना है न तदा समुदाय अनुबंध, तो फिर ये समुदाय का अनुबंध नहीं है। आपकी एक परिभाषा है, अवयव का अवयव समुदाय का अवयव नहीं होता, इस प्रकार की एक परिभाषा है ना, है, याद है आपको? अवयवावयवः समुदाय अवयवो न भवति, उसको दृष्टि में रख करके ये बात कही जा रही है यहाँ पर। और पहली बात भी यही ध्यान में रख करके कही गई है कि यदि समुदायानुबंध, अगर समुदाय का अनुबंध है तो वो पूरे समुदाय का ही अनुबंध है, उसको आप अवयव का अनुबंध नहीं कह सकते। ठीक है, समुदाय का अनुबंध अवयव का अनुबंध नहीं होता, ये मान करके जिज्ञासु कह रहा है। समुदाय में जो अनुबंध लगाया है वो समुदाय का अनुबंध तो है, अवयव का अनुबंध नहीं है। अथच अवयवानुबंध, और अगर आप इसको अवयव का अनुबंध मानोगे, अवयव का माने रील री, इतने अवयव का अनुबंध मानोगे, तो फिर ये अवयव का ही अनुबंध है, समुदाय का अनुबंध नहीं हो सकेगा। किस समुदाय का? अ ई उ रील री, इस पूरे समुदाय का अनुबंध नहीं होगा। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? ककार के बारे में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के जिज्ञासु ने अपनी समस्या रखी।
समाधाता कहते हैं नैष दोषः, कि नहीं ये समस्या नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिज्ञा तो अनुबंधा नाम व्यवहार है, आचार्य की प्रतिज्ञा के द्वारा अनुबंधों का व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सामान्य रूप से नहीं, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं, आचार्य की प्रतिज्ञा के अनुसार, आचार्य के वचन के अनुसार अनुबंधों का व्यवहार है कि मैं किस में अनुबंध कर रहा हूँ। तो प्रतिज्ञा तो पौरुषेयी, और प्रतिज्ञा कैसी है? पौरुषेयी प्रतिज्ञा है। आचार्य जो है वो व्याकरण के विषय में प्रामाणिक पुरुष है, और उनकी प्रतिज्ञा जो यहाँ पर की जा रही है वो पौरुषेयी है। पुरुषश्च उभयत्र प्रतिज्ञानम कुर्वन् न विरमति, और पुरुष जो है माने आचार्य यहाँ पर उभयत्र, उभयत्र माने दोनों में ही अनुबंध का प्रतिज्ञान करते हुए, दोनों में किसमें? समुदाय में भी और अवयव में भी प्रतिज्ञानम कुर्वन्, इस ककार अनुबंध का प्रतिज्ञान करते हुए न विरमति, नहीं रुकते हैं। विरोधाभावात्, विरोध का भाव होने से, न ही समुदायानुबंधता अवयवानुबंध प्रतिज्ञा विरुध्यते, क्योंकि समुदाय की जो अनुबंधता है वो अवयवानुबंध प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं होती। इतरया न च इतरा, और इतरया माने इतरया अर्थात पहले कहा था समुदाय की अनुबंधता से अवयव की अनुबंध प्रतिज्ञा विरुद्ध नहीं होती, तो अब दूसरा पक्ष क्या बनेगा कि अवयव की अनुबंधता से समुदाय की अनुबंध प्रतिज्ञा भी विरुद्ध नहीं होती आचार्य के वचन के कारण से। सामान्य रूप से अन्यत्र शास्त्र में आपका सिद्धांत कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ आचार्य के वचन के कारण से, आचार्य की प्रतिज्ञा के कारण से ककार अनुबंध को दोनों में माना जा सकता है, अवयव में भी और अनुबंध में भी। तस्माद् युक्त मुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है, त्रिभिर्ग्रहणम भवतीति, कि यहाँ पे 3 वर्णों के द्वारा ग्रहण हो जाता है। ठीक है, त्रिभिर्ग्रहणम भवति, 3 वर्णों के द्वारा ककार का ग्रहण हो जाता है। एवं सर्वत्र योजनीयम, ऐसे ही जहाँ जहाँ भी आगे कहेंगे ना, पूर्वांश अन्ते, पूर्वांश उपदिश्य अन्ते इमम अनुबंधम करोति, वहाँ वहाँ सब जगह इसी प्रकार का व्याख्यान समझना चाहिए। रिक और रिक प्रत्याहार क्यों नहीं बना यहाँ पे? क्या प्रयोजन है बनाने में? अगर दोनों में एक ही अनुबंध चाहिए, क ही अनुबंध चाहिए, तो रिक रिक अलग क्यों बनाएंगे? आप बताओ, 2 बार क्यों बोलेंगे जब आचार्य का एक ही बार बोलने से काम चल रहा है तो? लेकिन यहाँ पे आदिरंतेन संहिता का कार्य तो हो रहा है ना। आदि क्या कहता है? नहीं, आदिरंतेन संहिता के कार्य में क्या कहाँ बाधा आएगी? अगर रील रिक बनाया है तो कहाँ बाधा आएगी? नहीं, यहाँ पे शर्त तो घट रही है आदिरंतेन संहिता की। नहीं, तो रील रिक बनाने में नहीं घट रही क्या? पहले इसमें कुछ दोष दिखा सको तब आप दूसरा पक्ष रख सकते हो ना, कि नहीं रील रिक में तो ये दोष आ रहा है इसलिए रिक रिक बनाना चाहिए था। और वैसे भी मतलब अगर कोई दोष नहीं दिखा सकते रील रिक में और फिर कह रहे हैं कि रील रिक की अपेक्षा रिक रिक बनाते तो ज्यादा अच्छा था, तो उसमें तो फिर सीधे सीधे गौरव दोष है ना। वो तो बड़ा ज्यादा बोलना पड़ रहा है, 2 बार अनुबंध बोलना पड़ रहा है, 2 सूत्र हो जाएंगे एक तरह से, आचार्य एक ही सूत्र से काम चला रहे हैं, तो सीधे सीधे फिर गौरव दोष के कारण ही नहीं रखेंगे उसको। पहले हमें अगर न्यास परिवर्तन करना होता है ना, तो इसमें कुछ कमी दिखानी पड़ती है या इसमें कोई दोष दिखाना पड़ता है, तब हम प्रस्तावित कर सकते हैं कि ये नहीं, ऐसा रखना चाहिए था आचार्य को। अग्रिम पंक्ति है हमारी, अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयास् तेषां सुज्ञानम् उपदेशे प्रयोजनम् ऋकारस्तु क्लिपिस्थ एव प्रयुज्यते। ये पढ़ा था हमने कि जिज्ञासु कह रहा था, मैंने उसमें जिज्ञासु ने अपना प्रश्न प्रस्तुत किया है मूल काशिका में कि अकार आदि वर्ण तो प्रचुर प्रयोग के विषय हैं, इसलिए उनका सुज्ञान ही, उनका अच्छी प्रकार से ज्ञान, यही उपदेश में प्रयोजन है। लेकिन ऋकारस्तु क्लिपिस्थ एव प्रयुज्यते, ऋकार तो केवल क्लिपि धातु में ही स्थित होकर के प्रयुक्त होता है,
और क्लिप का भी जो ऋकार है वो पूर्वत प्रासिद्धम के कारण से असिद्ध हो जाता है। तो सपाद सप्ताध्यायी के कार्य तो री मान करके ही हो जाएंगे, है ना। री असिद्ध होके री दिखेगा तो री मान करके ही अच कार्य हो जाएंगे। ऋकार का उपदेश किस लिए है, ये प्रश्न था। तो यहाँ पे हम व्याख्याकारों को देख रहे हैं। देखिए न्यासकार को, इह शास्त्रीय वर्णानाम उपदेशः प्रयोजनवशात्, कि इस शास्त्र में जो वर्णों का उपदेश हुआ है ना वो प्रयोजन वशात, प्रयोजन के कारण से हुआ है। किसी ना किसी प्रयोजन को लेकर के वर्णों का उपदेश हुआ है। ऋकारोपदेशस्य न किंचित प्रयोजनम संभवति, और ऋकारोपदेश का कोई प्रयोजन संभव नहीं है। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से जिज्ञासु कह रहा है अकारादयो वर्णः प्रचुर प्रयोग विषया इत्यादि। आगे देखिए, प्रचुर प्रयोग विषया में प्रयोग शब्द आया है तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं न्यासकार। प्रयुज्यते इति प्रयोगः धात्वादिः, जिसको प्रयोग किया जाए, प्रयुज्यते इति, उसको प्रयोग शब्द से कहा गया है। तो किसको प्रयोग किया जाता है, धात्वादि को। तो प्रयोग शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, धात्वादि। प्रचुर धात्वादि विषयाः अकारादय, मान धात्वादियों में, प्रातिपदिक आदियों में बहुलता से हमें मिल जाते हैं अकारादि वर्ण, प्रयुक्त होते हैं। अनन्यत्र भावो विषयार्थः, अनन्यत्र भावः माने अन्यत्र भाव का निषेध, अर्थात ये धात्वादि भी उसके प्रयोग के विषय हैं, वहां पर वो मिल जाते हैं। प्रचुरः प्रभूतः प्रयोगः विषयः येषाम् इति बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास कर सकते हैं इस शब्द में हम। प्रचुरः का अर्थ कर दिया है प्रभूतः, और प्रयोगः का अर्थ हो गया धात्वादि। प्रभूतः माने बहुलता से, खूब सारे, खूब बहुत अधिक प्रभूत धात्वादि विषय हैं जिनका, ऐसे अकारादि वर्ण हैं, ठीक है ना। माने प्रभूत रूप से धात्वादि विषय बनते हैं जिनका, धात्वादि में जो पाए जाते हैं ऐसे अकारादि वर्ण हैं। अथवा, या फिर एक दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, प्रयुक्ति ही प्रयोगः उच्चारणम। प्रयोगः शब्द का अर्थ इन्होंने पहले कर्म अर्थ में बनाया था ना, प्रयोगः शब्द, प्रयुज्यते इति प्रयोगः धात्वादि। अभी भावार्थ में बना रहे हैं प्रयुक्ति ही प्रयोगः उच्चारणम, और तस्य विषयः, प्रयोगस्य विषयः प्रयोग विषयः, प्रचुर प्रयोगस्य विषयः, षष्ठी समास कर दिया। तस्य प्रचुर शब्देन बहुव्रीहि, पहले इन्होंने षष्ठी समास किया, प्रयोगस्य विषयः प्रयोग विषयः, और फिर प्रचुर शब्द के साथ बहुव्रीहि। प्रचुरः प्रयोग विषयः येषां ते प्रचुर प्रयोग विषयाः अकारादयः। विषय शब्द के वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, महाभाष्य में दिखाएंगे। यहाँ पे इन्होंने अनन्यत्र भाव लिया है। जैसे उदाहरण से इसको हम समझें तो हम कहें कि मछली का विषय है, मत्स्य का विषय है जल, माने मछली जल में ही रहती है, उसका अनन्यत्र भाव है, दूसरी जगह होना नहीं है, वहीं पे रहेगी तो उसका जीवन रहेगा। विषय शब्द का अर्थ दिया है ना इन्होंने, अनन्यत्र भाव। अनन्यत्र भाव माने अन्यत्र भावस्य निषेधः, दूसरी जगह होना नहीं, यहीं पर होना। तो जैसे मत्स्य का विषय है क्या, जल, इस संदर्भ में तो यहाँ पे मत्स्य का विषय जल है, तो यहाँ पे विषय का अर्थ क्या है, विषय का अर्थ क्या है, मत्स्य का जल के अतिरिक्त अनन्यत्र भाव, है ना। तो पहले इसमें ये अर्थ लिया इन्होंने, प्रचुरः प्रभूतः प्रयोगः धात्वादिः विषयः येषां, खूब सारे धात्वादि शब्द विषय हैं जिसका, विषय है जिसका माने रहने का स्थान है जिसका, एक तरह से जिसके अतिरिक्त वो नहीं प्राप्त होते, जहां प्राप्त होते हैं। नहीं अर्थ स्पष्ट हुआ। तीन शब्द है ना, प्रचुरः, प्रचुरः का अर्थ तो समझ गए आप,
प्रचुरः माने प्रभूतः, बहुत सारे। प्रयोगः माने धात्व आदि जितने भी शब्द होते हैं। अकार आदि वर्ण कहाँ पाए जाते हैं ये बताओ? जैसे मत्स्य जल में पाया जाता है ना, वैसे अकार आदि वर्ण कहाँ पाए जाते हैं? शब्दों में ही तो, धात्व आदि शब्दों में ही तो इसी अर्थ में विषय शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। प्रचुरः प्रभूतः प्रयोगः धात्वादयः शब्दाः विषयाः येषां ते प्रचुर प्रयोग विषयाः अकारादयः। ठीक। और एक दूसरा अर्थ कर दिया वहाँ पे, प्रयोग का अर्थ उच्चारण। प्रयोग माने शब्द का प्रयोग, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ना, ऐसा वाला प्रयोग। प्रयोगः उच्चारणम, प्रयुक्तिः प्रयोगः, प्रयोगः उच्चारणम। और प्रचुरः का अर्थ तो वही है प्रभूतः, तो प्रभूतः प्रयोगः अर्थात उच्चारणम। नहीं, पहले यहाँ पे प्रचुरः और प्रयोगः का समास नहीं करके प्रयोग और विषय का समास किया, षष्ठी समास। प्रयोगस्य विषयाः प्रयोग विषयाः, हमारे प्रयोग के जो विषय बनते हैं, हमारे उच्चारण के जो विषय बनते हैं, ठीक है, वो हो गए प्रयोग विषयाः। अब प्रचुर शब्द के साथ बहुव्रीहि समास किया। प्रचुरः प्रयोग विषयः येषां वर्णानां ते प्रचुर प्रयोग विषयाः। ठीक है, प्रचुरः पूरे का विशेषण बन गया प्रयोग विषय का। प्रयोग विषय भी किसको कह रहा है? अकार आदियों को ही कह रहा है। प्रयोग के विषय कौन है? अकार आदि। और प्रचुर प्रयोग विषय है जिनका बहुत सारा प्रयोग विषय उपलब्ध होता है, जिनका ये बहुव्रीहि में भी अन्य पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त होगा? अकारादयः वर्णाः। ठीक, देखिए आगे। तेषां सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम सुखेन ज्ञायते इति सुज्ञानम। एतच्च प्रयोजनम, ये प्रयोजन है। जिज्ञासु ने अपनी बात कही है ना, यकार आदि वर्ण बहुत सारे प्रयोग विषय वाले हैं, उनका सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, यही उनके उपदेश में प्रयोजन है। एतच्च प्रयोजनम, प्रयोजन के बाद पूर्ण विराम आना चाहिए। प्रयोजनम के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए, और किमर्थम के बाद जो आपका प्रश्न चिन्ह लगा है ना, क्वेश्चन मार्क, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति पूरी हो गई। एतच्च प्रयोजनम, ये प्रयोजन है। फिर आगे पंक्ति है, किमर्थम ऋकारस्य उपदेशे प्रयोजनम पृच्छ्यते इति। ठीक है, यहाँ तक एक पंक्ति है। किमर्थम ऋकारस्य उपदेशे प्रयोजनम पृच्छ्यते, क्यों ऋकार के ही उपदेश में प्रयोजन पूछा जा रहा है। अस्य वचनस्य अवकाश निरासार्थम उक्तम। अस्य वचनस्य अवकाश निरासार्थम, इस वचन को अवकाश ना मिले इसके लिए कहा है। मान लीजिए जिज्ञासु जो है वो सीधे सीधे ऐसे पूछता कि हमें जो है वो ऋकार उपदेश में प्रयोजन बताओ क्या है। तो कोई भी उससे प्रश्न पूछ सकता था ना कि आप ऋकार के उपदेश में ही प्रयोजन क्यों पूछ रहे हो, इतने सारे अन्य वर्ण भी तो उपदिष्ट हैं, अ ई आदि सब, उनके उपदेश में तो प्रयोजन नहीं पूछा, ऋकार के उपदेश में क्यों प्रयोजन पूछ रहे हो। महाभाष्य में ऐसी ही शैली है, वहाँ सीधे ऋकार उपदेश का प्रयोजन पूछा है, तो सबसे पहला प्रति प्रश्न यही किया गया है कि जो है वो ऋकार के बारे में क्यों पूछ रहे हो, और भी तो इतने सारे वर्ण उपदिष्ट है ना, उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो। तो यहाँ पे पहले ही काशिकाकार ने जो है वो पहले ही बुलवा दिया जिज्ञासु के मुख से ही कि अकार आदि वर्णों के उपदेश में तो ये प्रयोजन है। तो ये पंक्ति क्यों बोली, उसको न्यासकार बता रहे हैं कि कोई यूं ना प्रश्न कर दे कि ऋकार उपदेश का ही, अगर सीधे सीधे हम ऋकार उपदेश का प्रयोजन पूछवाते तो सीधा सा प्रश्न बनता कि ऋकार के बारे में क्यों पूछ रहे हो, अन्य वर्णों के बारे में भी क्यों नहीं पूछ रहे हो। फिर तो उस वचन को अवकाश ना मिले, ये बात कहने का किसी को अवसर ना मिले, इसलिए पहले ही अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयाः तेषां सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम, ये जिज्ञासु से कहलवा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। यदि ही एतन नोच्चेत, यदि ये पंक्ति ना बोली जाती अकारादयो वर्णाः, तो फिर क्या होता। यदि ही एतन नोच्चेत, अगर इसको ना बोलते, ऋकारस्यैव तो केवलम प्रयोजनम पृच्छ्यते, ऋकार का ही केवल प्रयोजन पूछा जाता, तदा स्यादस्य वचनस्य अवकाशः, तो फिर
इस वचन को अवकाश हो जाता। किस वचन को? किमर्थम ऋकारस्य उपदेशे प्रयोजनम पृच्छ्यते, इस वचन को अवकाश मिल जाता फिर, है ना। कोई ये प्रश्न उठा सकता था। अब पद्मंजरी से देखिए इसी को, रील ऋक यह प्रयोजनार्थो वर्णानाम उपदेशः न स्वरूप ज्ञापनार्थः, ये बात पहले ही हो चुकी है ना। जो भी व्याकरण का अध्येता है, व्याकरण पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है, निश्चित रूप से वो पहले ही वर्णों को जानता है, स्वरूपतः तो वो वर्णों को जानता है। उसको वर्णमाला सिखाने के लिए अयून आदि सूत्र नहीं बोले आचार्य ने, है ना, कि उसको वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है अभी, इसलिए उसको वर्णों का स्वरूप परिचय कराने के लिए आचार्य अ ई उ आदि बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यह प्रयोजनार्थो वर्णानाम उपदेशः, यहाँ जो वर्णों का उपदेश किया गया है वो प्रयोजनार्थ है, किसी प्रयोजन की दृष्टि से है, न स्वरूप ज्ञापनार्थः, स्वरूप बताने की दृष्टि से नहीं है। ऋकारोपदेशस्य च न किंचित प्रयोजनम दृश्यते, ऋकारोपदेश का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ रहा है जिज्ञासु को। इति तद उपदेशम आक्षेप्तु कामः, इसलिए ऋकार के उपदेश पर आक्षेप करने की इच्छा वाला ये जिज्ञासु किम पुनः कारणम ऋकारोपदेशस्यैव प्रयोजनं पृच्छति न पुनर्वर्णान्तरोपदेशस्य इति आशंकां निराकुर्वन्नाः कारादयो वर्णाः इति। फिर से देखिए क्या कहा पद्मंजरीकार ने कि ये तो स्पष्ट है कि वर्णों का उपदेश किसी प्रयोजन विशेष के लिए ही है, स्वरूप ज्ञापनार्थ तो है नहीं। अब ये जिज्ञासु करना क्या चाहता है? वस्तुतः करना चाहता है ऋकार के उपदेश का उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ऋकार के उपदेश पर ही आक्षेप करना चाहता है कि ये क्यों किया गया। लेकिन अगर सीधे ऋकार के उपदेश पर आशंका करेगा तो फिर किम पुनः कारणम ऋकारोपदेशस्य व प्रयोजनम पृच्छति, तो फिर कोई व्यक्ति उसी को प्रति प्रश्न कर देगा, है ना, उसी से पूछने लगेगा कि आप सीधे सीधे ऋकारोपदेश पर कैसे पहुंच गए, उसी का प्रयोजन क्यों पूछ रहे हो। न पुनर्वर्णांतरोपदेशस्य, दूसरे वर्णांतर भी तो यहाँ पर उपदिष्ट हैं, उनका प्रयोजन आप क्यों नहीं पूछ रहे हो। इति आशंकाम निराकुर्वन्नाः, कोई अन्य व्यक्ति माने समाधाता एक तरह से जिज्ञासु जिससे प्रश्न पूछ रहा है वो समाधाता ही इसके प्रति प्रश्न ना कर दे, इसलिए इस आशंका को पहले से ही हटाता हुआ स्वयं ही जो उसको अकार आदि वर्णों का प्रयोजन समझ में आ रहा है वो स्वयं ही बोल दे रहा है कि मुझे अकार आदि वर्णों का तो ये प्रयोजन दिख रहा है। अकारादयो वर्णा प्रचुर प्रयोग विषयाः तेषां सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम, कि मुझे अकार आदियों का तो प्रयोजन पता चल रहा है, ऋकार का पता नहीं चल रहा है। माने सीधे सीधे बात है ना कि ये भूमिका क्यों बनाई जिज्ञासु ने प्रथम पंक्ति में, उसको ऋकार पे प्रश्न करना है, सीधे सीधे पूछ सकता था किमर्थम ऋकारः उपदिश्यते, सीधे सीधे पूछ सकता था, लेकिन उसने एक पंक्ति और ज्यादा बोली भूमिका के रूप में, अकारादयो वर्णा। तो इस भूमिका को क्यों बनाया ये बताया जा रहा है व्याख्याकारों के द्वारा। आपको पता चल गया क्यों बनाया? क्यों बनाया कि नहीं बनाते तो समाधाता उससे पूछता, वो सीधे सीधे अगर ऋकारोपदेश का ही प्रयोजन पूछता तो समाधाता की ओर से प्रश्न आता कि आपने अन्य वर्णों के बारे में क्यों नहीं पूछा, फिर तब उसको बताना पड़ता है ना। तो वो पहले से ही बता दे रहा है अपने मन में सोच करके कि मैं यदि सीधे ऋकार पे जाऊंगा, ऋकार पर आक्षेप करूंगा तो फिर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए पहले ही स्वयं ही सोच करके ऐसे रूप में प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि उससे कोई अन्य वर्णों के बारे में प्रश्न ना करे कि आपने अन्य वर्णों का प्रयोजन क्यों नहीं पूछा। ठीक, देखिए आगे। अकारादयो वर्णाः वर्ण शब्द उभयलिंगः तथा च पूर्वत्र ह्रस्वम् अवर्णमिति उक्तम् इह च वर्णा इति। ये पद्मंजरीकार एक हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं कि वर्ण शब्द उभयलिंग होता है, जैसा कि काशिकाकार ने गत सूत्र में एक वाक्य प्रयोग किया था, ह्रस्वम् अवर्णम प्रयोगे संवृतम किया था ना। देखिए अयुण में एक वाक्य है, ह्रस्वम् अवर्णम प्रयोगे
समृतम, तो वहां पे अवर्ण शब्द का आचार्य ने नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है। ये प्रथमा एक वचनांती तो प्रयोग है ह्रस्वम अवर्णम, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि वहां तो नपुंसकलिंग प्रयोग किया था और यहाँ आकर के कह रहे हैं अकारादयो वर्णाः, प्रथमा बहुवचनांत शब्द, तो यहाँ पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं ना। तो इसलिए पद्मंजरीकार स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्ण शब्द उभयलिंग, वर्ण शब्द दोनों लिंग वाला होता है, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी। तथा च पूर्वत्र, जैसे कि काशिकाकार का प्रयोग हम देख रहे हैं, पहले उन्होंने ह्रस्वम अवर्णम इति उक्तम, ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे समृतम ऐसा कहा था, नपुंसक लिंग में प्रयोग किया था। इह च अकारादयो वर्णाः इति ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं, पहले नपुंसक लिंग प्रयोग किया था। इससे पता चलता है कि वर्ण शब्द दोनों लिंग वाला है। आगे देखिए, प्रचुर प्रयोग विषया इति प्रयुज्यते इति प्रयोगः धात्वादिः प्रचुरः प्रभूतः। तो ये व्याख्या तो न्यासकार की जैसी पहली व्याख्या है ना, न्यासकार ने जैसा इस शब्द का पहला व्याख्यान किया था वैसा ही यहाँ पे भी त्रिपद बहुव्रीहि ही कर रहे हैं। प्रयोग शब्द का अर्थ धात्वादि कर दिया, कर्म में प्रयोग शब्द को बनाते हुए प्रयुज्यते इति प्रयोगः, और फिर प्रचुरः प्रभूतः प्रयोगो विषयो येषाम् इति त्रिपदो बहुव्रीहि, ये त्रिपद बहुव्रीहि हो गया। या फिर दूसरा व्याख्यान, अथवा प्रयुक्तिः प्रयोगः तस्य विषयः प्रयोग विषयः ततः प्रचुर शब्देन बहुव्रीहि। ये दोनों व्याख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, न्यासकार की और पद्मंजरीकार की। ठीक हुआ। सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनमिति तद्यथा दंडाग्रम दध्यत्र देवच्छत्रमित्यादौ स्थानित्वं निमित्तत्वम इत्यादि। उनका उपदेश में उन सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम, सुखेन ज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम, उनके उपदेश में प्रयोजन ये है कि सुख से ज्ञान हो जाए। किस चीज का सुख से ज्ञान हो जाए? तो पद्मंजरीकार यहाँ एक थोड़ी अलग व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे दंडाग्रम शब्द बनाना है हमें, है ना, तो दंड शब्द अलग है पहले और अग्र शब्द अलग है, फिर हमें अकसवर्णे समास भी करना है दंड से अग्रम, और फिर हमें विभक्ति लुक हो जाने के बाद दंड अग्र ऐसा जब मिलेगा तो दंड का जो अ है उसका स्थानित्व है, अग्र का जो अ है उसका निमित्तत्व है,